हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। तो अराइवल जो होता है यूरोपियन पावर्स का, वो किस तरीके से होता है और किन नंबरों, मतलब सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, फिर कौन आता है, तो उसको हम एक सीरियल वाइज याद रखेंगे। सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज़ 1498 में, उसके बाद डच आते हैं 1605 में, उसके बाद इंग्लिश 1608 में, उसके बाद डैनिश 1620 में, और लास्ट में आते हैं फ्रेंच 1668 में। उसके बाद लेकिन जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, इनकी कंपनीज़ की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, जैसे जो पुर्तगीज़ थी उनकी कंपनीज़ का नाम था इस्तादो पुर्तगीज़ द इंडिया, जो 1498 में ही बनी थी। उसके बाद जो इंग्लिश की कंपनी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1600 में बन गई थी इनके अपने वहाँ पे। और विंगदे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी ये 1602 में बनी थी, 1602 में बनी थी, ये डच की थी। इसी को हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। और ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी थी, लेकिन इनका अराइवल जो था वो 1620 में हुआ था। और कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस ये 1664 में बनी थी फ्रांस में, और जो फ्रेंच आए थे हमारे भारत में वो 1668 में आए थे। अगर आपने देखना हो तो पुर्तगीज़ 1498 में आए थे और उनकी कंपनी भी 1498 में ही बन गई थी। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में उनकी कंपनी बन गई थी, लेकिन 8 साल बाद वो हमारे भारत में आए थे। और वहीं पे डच 1602 में इनकी कंपनी बनी थी और ये हार्डली 3 साल बाद आ गए थे। लेकिन जो डैनिश और फ्रेंच है ये 4-4 साल के गैप के बाद आए हैं, जब जब इनकी कंपनियां बनी हैं। जैसे 1616 में बनी थी और 1620 में ये आए हैं। ये 1664 में इनकी कंपनी बनी थी अपने वहाँ पे, और 1668 में ये इनका अराइवल इन इंडिया होता है। अच्छा, इनके रीजंस क्या रहे हैं? अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके रीजंस पे कि इनका यहाँ पर आने का, भारत अराइव करने का रीज़न क्या था। तो सबसे पहला रीज़न जो था वो था स्पाइस ट्रेड। हमारा भारत, प्यारा भारत, स्पाइसेस के लिए आज भी बहुत फेमस है। तो स्पाइस ट्रेड यूरोपियंस को चाहिए था ताकि वो जो उनका मीट होता है उसको वो प्रिजर्व कर सकें लॉन्ग टर्म, और जो थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाता था तो स्मेल करता था, जिसकी अगर उसमें स्पाइसेस ऐड कर देते थे तो उसमें स्मेल जो थी वो चले जाती थी। तो इनको इसलिए स्पाइसेस चाहिए थे। लेकिन स्पाइसेस सिल्क रूट से तो आ रहे थे, फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जो सल्तनत ऑफ ओस्मानिया है, जिसको हम ओटोमन एम्पायर भी कहते हैं, वो उसने जो था वो कुतुस्तुनिया एंड एशिया माइनर जो था वो कैप्चर कर लिया था। और जो कुतुस्तुनिया एंड एशिया माइनर था, यही जो एक मतलब रास्ता था सिल्क रूट का, यहीं से होके जाता था। एशिया माइनर जो वो प्रेजेंट डे टर्की है, और कुतुस्तुनिया इस्तांबुल जो एशिया माइनर का ही, मतलब टर्की का ही एक सिटी है। और 1453 में ओटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। और इनकी जो स्टार्ट हो गई थी, जैसे ये जो यूरोपियन पावर्स थी, ये इंडिया को ढूंढना भी 1453 के बाद से ही स्टार्ट हुए थे। और स्पाइसेस ट्रेड जो थी वो ब्लॉक हो गई थी, अरेबिक कंट्रोल आ गया था। और यूरोप में एक और चीज़ हो रही थी, वो पुनः जागरण हो रहा था यूरोप में। मतलब साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही थी, जो शिप्स थी वो अच्छी बन रही थी, बड़ी बन रही थी, वो दूर तक जा सकते थे उन शिप में बैठ के वो। और नए नए सी रूट्स को ढूंढा जा रहा था। अब उन्हीं सी रूट्स में इन्होंने कुछ और कंट्रीज़ भी फाइंड की। इंडिया को तो ये ढूंढ ही रहे थे, लेकिन इन्होंने इंडिया के साथ साथ कुछ और भी कंट्रियां डिस्कवर हुई उस टाइम पे। जैसे ब्राज़ील 1500 में हुआ, जिसको पेड्रो एल्वेरिस कैब्रल ने फाइंड किया था। ये भी एक पुर्तगीज़ था। अमेरिका को फाइंड किया था 1492 में कोलंबस ने, और जो स्पेन से थे। इंडिया को वास्को डिगामा ने डिस्कवर किया, ऑस्ट्रेलिया को कुक ने जो ब्रिटेन के थे, और न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया को तस्मान जो हॉलैंड के थे उन्होंने डिस्कवर किया।
अब यहाँ देखिए हमारा प्यारा भारत, मैपिंग में अगर कुछ गलती है तो आई एम सॉरी, बट ऐसे ही है, मैंने खुद से ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनके फर्स्ट सेंटर कब और कहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किए, ये जितनी भी यूरोपियन पावर्स आई थी। पुर्तगाल जो थे वो सबसे पहले आए थे हमारे यहाँ पे। इनका फर्स्ट सेंटर जो था वो कोचीन में था। याद रखना, ये आए कैलिकट में थे, रीच इन्होंने सबसे पहले कैलिकट में उतरे थे, वास्को डी गामा, लेकिन इनका जो फर्स्ट सेंटर था वो कोचीन में बना था, केरल में। वो जो मालाबार तट है उससे थोड़ा सा दूर था। और 1503 में इनकी फर्स्ट कोचीन में फर्स्ट सेंटर बना था, ट्रेड सेंटर बना था। उसके बाद हमारे भारत में जो आते हैं वो आते हैं डच। डच जो थे वो मछलीपट्टनम में अपना फर्स्ट सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं 1605 में। उसके बाद ब्रिटिश आते हैं, वो 1611 में वो भी मछलीपट्टनम में ही अपना फर्स्ट सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद डेनिश जो 1614 में इनकी कंपनी बन जाती है और 1620 में ये अराइव करते हैं और ट्रेंकूबार में ये इनका फर्स्ट सेंटर या फर्स्ट फैक्ट्री बनाते हैं। उसके बाद फ्रेंच जो 1668 में आए थे और इनका फर्स्ट सेंटर जो था वो सूरत में होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल से। तो सबसे फर्स्ट जो यूरोपियन पावर आई थी हमारे भारत में वो पुर्तगाल आई थी। ये पहले थे जो आए थे, फर्स्ट केम एंड लास्ट टू गो, सबसे लास्ट में गए हैं ये। तो इनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था हमारे भारत को ढूंढने का वो 1487 में अटेम्प्ट किया गया था। बार्तोलोमियो दियास ये जो आए थे, बार्तोलोमियो दियास, ये केप ऑफ गुड होप से ही रिटर्न हो गए थे। केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट है, वहाँ तक आए थे और वहीं से ये रिटर्न हो गए थे। इनका सेकंड अटैम्प्ट जो था वो 20 मई 1498 को मतलब पहुँचे थे ये, इस डेट पे ये अराइव हुए थे इंडिया में, वास्को डी गामा। और ये केप ऑफ गुड होप के ज़रिए होते हुए कैलिकट पहुँचे थे। और इनकी हेल्प की गई थी, गुजराती ट्रैवलर था एक अहमद इबन मजीदी, वो उस टाइम पे अरब में था, उसने हेल्प की थी, वो इनको इंडिया में लेके आया था। उस टाइम पे जो कैलिकट के किंग थे उनका नाम, उनको जो टाइटल दिया गया था वो था जैमोरीन, ठीक है। उसके बाद सम फैक्ट्स अबाउट वास्को डी गामा। अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। एक दो फैक्ट्स तो ये याद रखना कि इनकी हेल्प किसने की थी, अहमद इबन मजीदी ने की थी। और ये पहुँचे कब थे, 20 मई 1498 को। कहाँ पर पहुँचे थे, ये कैलिकट में पहुँचे थे। उसके बाद ये 20 मई 1498 को कैलिकट में पहुँचते हैं। इनकी जो शिप थी उसका जो नाम था वो था साओ गैब्रियल, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। अरब मर्चेंट जो थे वो प्रोटेस्ट करने आ गए थे, क्योंकि अब जब कोई और पावर, ये पहले अरब जो थे वो खुद यहाँ से सारा माल लेके जाते थे और बाद में हैवी प्राइस में यूरोप को बेचते थे। अब उनको लगा कि अगर यूरोपियंस खुद ही लेके जाएंगे तो हम मुनाफा कैसे कमाएंगे, तो इसीलिए अरब जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो फाइट करते थे इनके साथ, पुर्तगीज़ के साथ। और जो फर्स्ट टाइम जब आए थे वास्को डी गामा, ये 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया था इन्होंने। और ये लेके क्या गए थे, पेपर बिजनेस। पेपर बिजनेस मतलब ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं हम, काली मिर्च, उसको। 1502 में ये इंडिया में फिर से आए। 1503 में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कोचीन में इस्टेब्लिश कर दी थी। और 1524 में ये थर्ड टाइम विजिटेड किया इन्होंने इंडिया को, जहाँ पर इनकी 24 दिसंबर 1524 को कोचीन में ही केरल के अंदर डेथ हो गई थी। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ पुर्तगीज़ रूल इन इंडिया। तो पुर्तगीज़ रूल का एक्सपेंशन किस टाइप से होता है, तो इनकी जो कंपनी थी इस्तादो द इंडिया, वो 1498 में तो बन गई थी। अब फर्स्ट सेंटर इन्होंने
जो वास्को डी गामा थे उन्होंने 1503 में इस्टेब्लिश कर दिया कोचिन में। सेकंड सेंटर जो है वो कैनानोर में बनता है इनका 1505 में। ये दोनों मालाबार कोस्ट में ही पड़ जाते हैं। फर्स्ट गवर्नर जो था इनका वो फ्रांसिस्को दी एल्मीडिया 1505 में बनते हैं और 1509 तक ये रहेंगे। पुर्तगाल रूलर एट द टाइम ऑफ इंडिया विजिटिंग वास्को डी गामा। अब पुर्तगाल रूलर कौन थे जिस टाइम पे वास्को डी गामा इंडिया में आए थे, और वास्को डी गामा को किसने इंडिया भेजा था? रूलर उस टाइम पे मैनुअल फर्स्ट थे, लेकिन जो उनके बेटे थे, मतलब जो प्रिंस थे उनके, डॉन हेनरिच, इनकी इंडिया को ढूंढने की जो एक वो थी, चाहत थी, वो इनकी थी, डॉन हेनरिच की थी। ये चाहते थे कि इंडिया को सी रूट के द्वारा एक ढूंढा जाए। तो उन्होंने ही जो पहला बार्तोलोम्यू दियास जो थे उनको भी उन्होंने ही फर्स्ट टाइम भेजा था, डॉन हेनरिच ने, और सेकंड टाइम पे वास्को डी गामा को भी इन्होंने ही भेजा था। इसीलिए इनको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। नेविगेटर जो नेविगेट करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अच्छा, अब इंडियन रूलर कौन थे जिस टाइम पे विजिट किया था वास्को डी गामा ने इंडिया में? उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत चल रही थी। अलेक्जेंडर लोदी या सिकंदर लोदी जिन्हें कहते हैं, लोदी डायनेस्टी थी, वो दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहे थे। विजयनगर एम्पायर में नरसिम्हा राव सेकंड द्वितीय जो सलुवा डायनेस्टी के थे, और गुजरात में महमूद बेगाड़ा रूल कर रहे थे। अब चीफ गवर्नर जो, मतलब मेन गवर्नर जो रहे हैं पुर्तगीज़ के, अब उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर जो थे वो अराइव हुए थे 1505 में, 1505 में, और 1509 तक वो यहाँ के गवर्नर रहते हैं, जिनका नाम फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया था, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी भी स्टार्ट की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो ये इंडिया था, ये जितना भी पानी का एरिया था जहाँ से भी ट्रेड हो सकता था, वहाँ पे वो चाहते थे कि वो सिर्फ सिंगल सोलो ट्रेडर हों। जितना भी ये एरिया है इंडिया का पेनिनसुलर एरिया, वो चाहते थे कि सिर्फ पुर्तगीज़ ही यहाँ पर ट्रेड करें। तो ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद इनके जो सेकंड गवर्नर रहते हैं वो 1503 में अराइव कर जाते हैं भारत में, लेकिन वो गवर्नर 1509 में बनते हैं, जिनका नाम था अल्फोंसो डी एल्बुक्र्क। अल्फोंसो मैंगो आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा होगा या आपको पता होगा, जो माजा बनती है, जो यहाँ स्लाइस बनती है, वो अल्फोंसो मैंगो से बनती है। इन्होंने 1509 में ये गवर्नर बन गए थे। इन्होंने गोवा को सबसे पहले 1510 में कैप्चर किया, उसके बाद मलाक्का को 1511 में कैप्चर किया, और होमुर्ज को 1515 में कैप्चर किया। तो इन्हीं को रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया भी कहा जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगीज पावर की इस्टेब्लिशमेंट का जो रियल क्रेडिट जाता है, असलियत मतलब असल क्रेडिट जाता है, वो किसको जाता है? तो वो थे अल्फोंसो दी एल्बुक्र्क। मेड सेंटर ऑफ कोचिन को इन्होंने सेंटर बनाया, और मैरिज पॉलिसी विद इंडियन वुमेन भी इन्होंने ही स्टार्ट की थी। इन्होंने कुछ एफर्ट्स भी लगाए थे ताकि वो रोक सकें सती सिस्टम को। बस इतना ही था। और नेक्स्ट जो इनके गवर्नर थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट गवर्नर थे, वो थे नीनो दी कुन्हा, जो 1529 में स्टार्ट करते हैं अपना गवर्नर पद,
और 1538 तक, सॉरी 1538 तक वो गवर्नर रहते हैं इंडिया के। उसके बाद मेड गोवा द कैपिटल, और गोवा को वो कैपिटल बनाते हैं 1530 में, इम्पॉर्टेंट है इसको याद रखना। और वो सेटलमेंट करते हैं हुगली और सेंट थॉमस में। उसके बाद वो दीव और बेसिन 1534 में कैप्चर कर लेते हैं बहादुर शाह से, और बहादुर शाह 1534 में मर भी जाते हैं, जो गुजरात के शासक थे उस टाइम पे। उसके बाद 1559 में दमन कैप्चर करते हैं पुर्तगीज, और 17वीं सेंचुरी थी इनकी, इसमें सिर्फ इनका नुकसान ही होता है। सूरत लॉस्ट कर देते हैं ये इंग्लिश को, बॉम्बे जो थे वो हैंड ओवर कर देते हैं इंग्लिश को। शादी हुई थी इनमें, मैरिज के चक्कर में इन्होंने दहेज के रूप में पूरा बॉम्बे ही दे दिया था इंग्लिश को। 1663 में पुर्तगीज़ सारे के सारे फोर्ट अपने जो थे वो डच को लॉस्ट कर जाते हैं मालाबार कोस्ट में। 1779 में ये दोबारा दादर एंड नागर हवेली को कैप्चर कर लेते हैं। 1843 में पंजिम को ये कैपिटल बना लेते हैं। पंजिम जो आजकल जिसको हम पानाजी समथिंग कहते हैं, जो आज गोवा की कैपिटल है। और 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत हम पुर्तगीज से तीनों गोवा, दमन, दीव छुड़ा लेते हैं। अच्छा, एक और इनके इम्पोर्टेंट गवर्नर रहे हैं अल्फोंसो डी सूजा, जो कि 1542 से लेकर 45 तक रहते हैं। और इन्हीं के टाइम पे जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीस्ट आया हमारे भारत में, जिसका नाम फ्रांसिस्को जोनवियर था, वो फर्स्ट प्रीस्ट हमारे टाइम मतलब हमारे भारत में आते हैं। पुर्तगाल का अच्छा कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे भारत में? पुर्तगाल ने सबसे फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की थी हमारे भारत में, गोवा में 1556 में। इन्होंने कुछ क्रॉप्स भी हमारे भारत को दी हैं, जैसे पेपर, पपाया, पोटैटो, कॉर्न मक्की, टमाटो टमाटर, गावा अमरूद, पाइनएप्पल, अल्फोंसो मैंगो जिससे माजा बनती है या स्लाइस बनती है, मोचा कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वो भी हमारे भारत में पुर्तगीज़ ही लेके आए थे। उसके बाद शिप बिल्डिंग आर्ट भी दिया है इन्होंने उस टाइम पे। और क्रिश्चियनिटी मतलब फर्स्ट प्रीस्ट जो थे इनके फ्रांसिस्को जोनवियर, वो आए थे। और फर्स्ट चर्च 1510 में बना था, 1510 में बना था, गोथिक आर्किटेक्चर का था, जो कि सेंट थॉमस केरला का जो चर्च है वो बनाया गया था उस टाइम पे। अच्छा, अब सब कुछ ठीक चल रहा था तो कॉज क्या थे, कारण क्या थे कि पुर्तगीज़ जो थे वो उनको वो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए भारत, या उनमें क्या दिक्कत क्या थी? वो रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गए थे। भारत के जो लोग थे वो पुर्तगीज़ के लिए रिलीजियस इंटॉलरेंट हो गए थे। मतलब पुर्तगाल जो थे वो भारतीयों की जो धार्मिक रीतियों में घुस रहे थे, वो अपने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे थे, ज़बरदस्ती कन्वर्ट भी कर रहे थे, और भारत की कुछ जो जो रीतियाँ चली आ रही थी उनमें भी वो दखल अंदाजी कर रहे थे। जैसे, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट उनका यूरोपियन, बाकी कंपनीज जो यूरोपियन कंपनीज थी उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। तीसरा, इन्होंने कार्टेज आर्मीडिया कॉन्वॉय एक पॉलिसी चलाई थी, जिसके तहत जो भी शिप भारत से बाहर जाती थी उसको एक पास लेना पड़ता था पुर्तगीज़ से। वो पास अगर भारतीय नहीं लेंगे तो ये उनकी प्रोटेक्शन नहीं करते थे, और जिसके चलते कई मैक्सिमम टाइम पे वो उनका जो माल था वो लूट लिया जाता था समुद्र में ही। तो इसीलिए इसके तहत भी लोग इनके काफ़ी खिलाफ थे। अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं।
गोवा गवर्नर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस टाइम पे गोवा को इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो बोसा थे, पुर्तगीज़ के थे और बोसा उनका नाम था। लास्ट गवर्नर जो रहे हैं गोवा के वो मैनुअल एंटोनियो रहे हैं, 1961 तक रहे हैं। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा दमन द्वीप मर्ज हो गए थे इंडिया में। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है अभी, उस टाइम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लग गया था यहाँ पे। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा लिबरेशन डे